भारतीय संविधान। देखिए, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनको देखेंगे, जैसे कि भाग फर्स्ट, ठीक है। और ये भाग फर्स्ट आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है, ठीक है। अनुच्छेद इसमें क्या है, देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब इसमें है, ठीक है। अभी डिटेल से और बताएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 1 है आपका, अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है, देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत जो इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। भारत में फेडरेशन नहीं, भारत में फेडरेशन नहीं, बल्कि क्या होगा, यूनियन, यूनियन शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो भारत में फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। राज्य, फेडरेशन का यही मतलब है कि फेडरेशन जैसे क्या मिलेगा, वो अलग हो सकता है, फेडरेशन है उसमें, लेकिन हमारे इंडिया में यूनियन है, मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिक क्षेत्र आते हैं, तो ये इनमें से कोई भी अलग नहीं हो पाएगा हमारे भारत से। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य आ सकते हैं लेकिन हटाए नहीं जा सकते, ठीक है। संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। यह उन क्षेत्रों के लिए जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण, सिक्किम का विलय भी इसी के तहत हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन, जैसे कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए राज्यों की अनुमति अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 से 3 के तहत संशोधन। अनुच्छेद 4 में क्या है, 2 और 3 के, जैसे अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन हो सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं, ठीक है। इन कानून को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इसमें पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव शामिल है, ठीक है। अनुसूची भी 12 है, इनको भी डिटेल से बताएंगे। अब देखिए भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें देखिए, इसमें नागरिकता है। देखिए, संविधान के पारंपर नागरिकता, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये क्या है सब बताएंगे। अनुच्छेद देखिए 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में रहा हो, वो ही हो जाएगा, ठीक है, नागरिक भारत का। अब अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6, जैसे ही पाकिस्तान से भारत में कोई आता है तो छी होने लगती है ना, ऐसे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत पर आए व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग स्वतः नागरिक हैं, ठीक है। 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोग पंजीकरण आवश्यक है इनका, ठीक है। शर्त, आवेदन से पूर्व कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास किया हो तो वो हमारे भारत का नागरिक हो जाएगा। अनुच्छेद 7 देखिए, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले, ठीक है। पहले तो पाकिस्तान में रहा, फिर हमारे, ठीक है, हमारे भारत में, तो ठीक है, पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। परंतु यदि वे पुनर्वास परमिट लेकर भारत वापस आए हैं तो वे पंजीकरण के बाद नागरिक बन गए हैं हमारे भारत के, ठीक है। अनुच्छेद 8 देखिए, भारत के बाहर रहने वाले इनको PIO बोलेंगे, ठीक है। तो वह व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, यदि वह विदेश में रह रहा तो वहाँ के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिक बन सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्ति। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश
किसी विदेश देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त। मतलब एक ही नागरिकता चलेगी, या तो विदेश का ही रह ले या फिर भारत का ही। ऐसे अनुच्छेद 10 देखिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहे। किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल विधि के अनुसार ही छीनी जा सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। जब तक संसद अन्यथा कानून न बनाए तब तक प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित होगा। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन देखिए, संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। अब देखिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिए मौलिक अधिकार, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ठीक है। इसमें अब देखिए अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें भाग 3 के उद्देश्यों के लिए राज्य शामिल। देखिए भारत की सरकार और संसद, दूसरा राज्यों की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार जैसे नगरपालिका, पंचायत, अन्य प्राधिकार जैसे LIC, ONGC, ये सब। तो देखिए स्टेट में क्या है, देखिए गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब ये हम बताएंगे। अब जैसे कि अनुच्छेद 13 है, जैसे अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 देखिए, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। यदि कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह शून्य माना जाएगा। न्यायिक समीक्षा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समझ समानता। विधि के समझ क्या है, समानता। विधि के समझ समानता, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ब्रिटिश अवधारणा से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, अमेरिकी अवधारणा। यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। राज, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अपवाद, आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए, ये सब, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का किसी भी रूप में आरक्षण दंडनीय अपराध है। यह सामाजिक समानता का आधार है, ठीक है। निरपेक्ष अधिकार देखिए, अब अनुच्छेद 18 देखिए, उपाधियों का अंत। 18 हट गया, हटारा, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए राज्य कोई भी वंशानुगत उपाधि जैसे राजा, नवाब, प्रधान नहीं करेगा। अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या, सेना और विधा सम्मान मान्य है, ठीक है। इसमें अब देखिए अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 स्वतंत्रता है। पहली देखिए बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, RTI प्रेस, ठीक है। 19(1) में मान लो, ए में मान लो, ठीक। 19(1)(b) में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होना। 19(1)(c) में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक। 19(1)(e) में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में हमें क्या मिलेगा, संरक्षण। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपराध करते समय कानून तथा उसी के तहत सजा मिलेगी, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कानून की प्रक्रिया के बिना किसी का जीवन नहीं छीना जा सकता। विस्तारित अधिकार देखिए, निजता, विदेश यात्रा, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन साथी चुनने का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 21A लग रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संवैधानिक संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत,